गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हों, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री के चौहान राजवंश का इतिहास पढ़ाऊंगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अपन टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे। आपको ध्यान रखना है, क्लास के अंदर कंटिन्यू जुड़े रहना है। आज हम इस तरीके से क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं कि आपकी थ्योरी और आपके एमसीक्यू दोनों ही चीज़ें एक साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अपन टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अपन बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस बात की गारंटी है कि आपके पढ़ने का एक्सपीरियंस जरूर बदल जाएगा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। अपन बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो अपन सबसे पहले चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे। चौहानों का इतिहास। मैं बात करूं चौहानों के इतिहास की, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस टॉपिक को कैसे पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान अपनी क्या क्या सी सीक्वेंस रहेगी, अपन किन किन चीज़ों की बातें करेंगे। सबसे पहले हम चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि चौहान थे कौन, कहाँ से आए, चौहान बनने से पहले क्या थे, उसकी जानकारियां लेंगे। फिर हम बात करेंगे चौहानों प्रारंभिक स्थल कौन सा रहा, प्रारंभ में चौहान कौन से क्षेत्र पर राज कर रहे थे। फिर हम बात करेंगे चौहानों की शाखाएं, कि चौहान प्रारंभिक स्थल के बाद किस किस भूभाग की तरफ बढ़े और चौहानों की कौन कौन सी शाखाएं बनी। इसके बाद अपन राजवंश की सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बात करूं चौहानों की उत्पत्ति की, तो हम उत्पत्ति के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सारी सी बातें बताऊं। एक बात आप लोग समझिए कि राजपूतों की उत्पत्ति का जो समय है उसमें 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में सबसे ज्यादा राजपूतों की उत्पत्ति हमें दिखाई देती है। हम इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किसी एक फैक्ट को, किसी एक मत को कंसीडर नहीं कर सकते कि इसी फैक्ट में या इसी मत के अनुसार राजपूतों की यहां से उत्पत्ति मानी गई है। हमारे पास राजपूतों की उत्पत्तियों को लेकर अलग अलग फैक्ट होते हैं कि भाई चौहानों की उत्पत्ति में इस इतिहासकार के अनुसार यह है, अभिलेख के अनुसार बात करेंगे, कुछ साहित्यों के अनुसार बात करेंगे, यानी किताबों के अनुसार बातें करेंगे। मैं सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति की बात करूं तो उत्पत्ति के बारे में, या फिर हम कहें ओरिजिन ऑफ चौहान्स, चौहानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चौहान्स। तो सबसे पहला जो अपन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं उस सिद्धांत का नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या नाम है? अग्निकुंड का सिद्धांत। मैं अग्निकुंड के सिद्धांत की बात करूं तो अपन इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं थ्योरी ऑफ फायर अल्टार। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? तो मैं बात करूंगा कि यह सिद्धांत चंद्रबरदई ने दिया। किसने दिया? तो चंद्रबरदई के अनुसार।
चंद्रबरदई ने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रबरदई लिखते हैं कि एक ऋषि थे, उन ऋषि का नाम था गुरु वशिष्ठ। क्या नाम था? वशिष्ठ। ये ऋषि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। कुछ राक्षस उनके यज्ञ को बार बार विघ्न डाल रहे थे या यज्ञ को दूषित करने का प्रयास कर रहे थे। तो चंद्रबरदई ने अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, अपनी तपस्या को जारी रखने के लिए उस यज्ञ की अग्नि में मंत्रों की आहुतियों से उस यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ योद्धा उत्पन्न किए। उन योद्धाओं का मैं नाम लूं तो वो योद्धा थे परमार, प्रतिहार, चालुक्य और हम बात करेंगे चौहान। चंद्रबरदई कहता है कि गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ की अग्नि से उन्होंने 4 जातियां उत्पन्न कर दी। वो चारों जातियां कौन कौन सी थी? तो परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। अब इस बात को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तब मैं कहता हूं कि हमने मान लिया कि चंद्रबरदई जी ये कह रहे हैं कि वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत की यज्ञ की अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न कर रहे हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। लेकिन यह बात प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी में नहीं आती कि यार कोई व्यक्ति अग्निकुंड के अंदर आहुतियों से या यज्ञ की अग्नि से कोई व्यक्ति कैसे उत्पन्न कर सकता है? फिर तो साइंस में फर्टिलाइजेशन वाली थ्योरी खत्म हो जाती है। अगर ऐसे ही व्यक्ति उत्पन्न हो जाए तो बाकी चीजों की कहां जरूरत है? मॉडर्न जमाने में आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी चलती है, फिर तो वो फेल ही हो जाएगी। वो मंत्र ढूंढ के ले आओ, जिसके बच्चा नहीं होता अपन बना सकते। ऐसा नहीं है। जब हम इसके समकालीन हमें सिरोही से प्राप्त एक अभिलेख, पटनारायण अभिलेख को जब देखते हैं तो उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। वो दोनों हॉर्स कपल का रूप धारण करते हैं, यानी घोड़े का युगल रूप धारण करते हैं। माता पार्वती और भगवान विष्णु की मैटिंग से एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का नाम था हहई। उससे एक राजवंश प्रारंभ हुआ जिसको हम हहई वंश कहते हैं। उसमें एक व्यक्ति हुआ सहस्त्रबाहु अर्जुन। उस सहस्त्रबाहु अर्जुन ने एक ऋषि थे जमदगिन, उनका अपमान किया, मजाक उड़ाई ऋषि जमदगिन की। कोई भी व्यक्ति कैसे भी मजाक उड़ा सकता है। मजाक उड़ाई। मजाक उड़ाना ऋषि जमदगिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऋषि जमदगिन ने अपने बेटे परशुराम को कहा कि बेटा मेरा मजाक उड़ाया गया है, मेरा मजाक उड़ाया गया है, किसी क्षत्रिय ने मेरा मजाक उड़ाया है। और ऋषि जमदगिन का पुत्र परशुराम प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। और वह व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देता है। जब इस पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रहे तो पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। आप भी समझते हो इस बात को कि डर होना बहुत जरूरी होता है। चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे राजतांत्रिक व्यवस्था रही हो, अगर डर नहीं रहेगा किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति क्राइम करने से नहीं डरेगा। जब क्षत्रिय समाप्त होने लगे तो पृथ्वी पर क्राइम बढ़ा, अराजकता फैली। और ऋषि वशिष्ठ ने इस बात से परेशान होकर क्षत्रियों को अग्नि के पास बिठाकर उनके वापस कर्तव्य याद दिलाए। उन्हें परशुराम के खिलाफ समझाया होगा या परशुराम के साथ बैठकर गठबंधन किया होगा, जो भी बात रही होगी।
हमेशा मानते हैं कि उसी घटना के फलस्वरूप जब क्षत्रियों को इस पृथ्वी से समाप्त कर दिया था परशुराम ने, तब हमारे सामने कुछ योद्धा निकल कर आते हैं जो परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान थे। कालांतर में इन्हीं के वंशजों से चौहान राजवंश, परमार राजवंश, प्रतिहार राजवंश और चालुक्य राजवंश हमें दिखाई देते हैं। चालुक्यों को एक नाम और कहते हैं, हम सोलंकी कहें तो भी चालुक्य हैं। गुजरात में जो सोलंकी शासन कर रहे थे वही चालुक्य थे। हम इनको सोलंकी भी कह सकते हैं, हम इनको चालुक्य भी कह सकते हैं। जब मैं आगे बात करूं तो मैं कहूंगा कि इनके अलावा ऐसे कौन कौन से इतिहासकार हैं जो थ्योरी ऑफ फायर अल्टार यानी अग्निकुंड के सिद्धांत का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं या इस बात को सत्य मान लेते हैं। हम बात करेंगे इनकी तो मैं कहूंगा कुछ इतिहासकार हैं जो इन बात का सपोर्ट करते हैं, इस मत का समर्थन करते हैं। एक इतिहासकार है मूणोत नेणसी। कौन से इतिहासकार? मूणोत नेणसी। इनकी किताब है नेणसीरी ख्यात। जोधपुर के राजा अपने जसवंत सिंह जी के दरबारी विद्वान थे। ये अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि साहब जो चंद्रवर्ती जी कह रहे हैं हम उस बात का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल फायर अल्टार वाली बात बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सूर्यमल मिशन। क्या नाम था? सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन अपनी किताब वंश भास्कर में लिखते हैं कि चंद्रवर्ती जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना, दो लोग इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। कौन कौन? सूर्यमल मिशन और मूणोत नेणसी। एक बार अपन ब्रीफ में इस बात को वापस रिवाइज करें तो मैं कहूंगा चंद्रवर्ती की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न करते हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। जब मैं बात करूं इनकी तो मैं कहूं कि 2 इतिहासकार इस बात को सपोर्ट भी कर देते हैं, मूणोत नेणसी और सूर्यमल मिशन। अब हमने जो अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा है, इस अग्निकुंड के सिद्धांत में से कैसे कैसे से अपने कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकते हैं, उसके बारे में बात करूं मैं, क्वेश्चंस के बारे में, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला सवाल जो इसमें से बन रहा है वो सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टेज डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ अग्निकुंड। निम्न में से कौन सी जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से नहीं है? अग्निकुंड के सिद्धांत से नहीं है। राठौड़, गोहिल। अच्छा, इसमें अग्निकुंड के सिद्धांत से है मानिए आप, नहीं मत मानिए। अग्निकुंड के सिद्धांत से है राठौड़, गोहिल, कछवा, सोलंकी। कौन सी जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से है? हमने अभी बात की थी कि 4 जातियां, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। मैंने कहा था कि चालुक्य ही सोलंकी है। क्या आंसर करके आना है आपको? सोलंकी करके आना है। कि कौन सी जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से है, तो आप सोलंकी कीजिए। यहां पर ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको पूछ लिया परमार, दूसरे ऑप्शन में आपको दिए प्रतिहार, तीसरे ऑप्शन में आपको दे दिए यदुवंशी और चौथे ऑप्शन के अंदर फिर आपको दे दिया चौहान। और इस बार मैं यहां पर नहीं है करके आपसे पूछूं कि किस जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से नहीं है, तो वो यदुवंशी हो जाएंगे, क्योंकि परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान इन चारों की उत्पत्ति तो थ्योरी ऑफ फायर अल्टार से है, अग्निकुंड के सिद्धांत से है। फिर आगे बात करते हैं। अग्निकुंड के सिद्धांत में से ही दूसरा सवाल बनता है, हु गिव द थ्योरी ऑफ अग्निकुंड। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवर्ती, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा या डी.आर. मंडारकर? चंद्रवर्ती जी ने दिया भाई। कौन सी किताब थी इनकी? तो इनकी पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। मैंने अभी आपको बताया था पुस्तक कौन सी, पृथ्वीराज रासो। फिर अगला सवाल, इसी अग्निकुंड के सिद्धांत में से
कौन सा बन सकता है? तो निम्न में से कौन से इतिहासकार अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियंस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ अग्निकुंड? सूर्यमल मिशन, मुहूर्त नेणसी, सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायकन वैद्य, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। निम्न में से कौन से इतिहासकार इस अग्निकुंड के सिद्धांत का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से कह बताना चाहूंगा कि प्लीज ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन में चलते हैं, उन क्वेश्चनों को ज्यादा सोल्व कीजिए। आप आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का पिछले कुछ समय का पेपर पैटर्न चेक कीजिए। आप देखोगे पेपर पैटर्न के अंदर कि हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अपने को मिलान करो पूछ लिया जाता है, अपने को सत्य असत्य के कथन पूछ लिए जाते हैं, अपने को कहते हैं असत्य ढूंढिए, सत्य ढूंढिए, मिलान कीजिए। आपको मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ढंग से आप हैंडल किया करो। तो अपन बात करेंगे कौन कौन इस बात का समर्थन कर देते हैं। सूर्यमल मिशन, हाँ सर। नैणसी, हाँ बिल्कुल। सूर्यमल मिशन अपनी पुस्तक वंश भास्कर में इस बात का सपोर्ट करते हैं, और नैणसी अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात के अंदर इस बात का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। जबकि सीवी वैद्य चौहानों को खज्र जाति से बताते हैं, अभी अपन आगे बात करेंगे। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी बता देते हैं। तो ध्यान रखना है। तो 1 और 2 किसमें हो जाएगा? ऑप्शन अपना सी ठीक हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 2। आगे बात करते हैं अगली। तो मैं कहूंगा अगला जो सिद्धांत हमारे सामने होता है वो है चौहानों को विदेशी कौन कौन बताता है। चौहानों की विदेशियों से उत्पत्ति। तो कुछ इतिहासकार हैं जो चौहानों को बताते हैं कि ये विदेशी है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉरेनर्स, कि ये विदेशियों से उत्पन्न हुए। कौन कौन? तो अपने सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री के पितामह जिनको अपन कहते हैं, राजस्थान हिस्ट्री के ग्रेट ग्रैंडफादर अपन जिनको कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। इस राजस्थान हिस्ट्री को जिस व्यक्ति ने सिस्टमेटिक तरीके से लिखाया, राजस्थान का यह भूतपूर्व इतिहास एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड। कौन? कर्नल जेम्स टोड। और कौन? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम क्रूक। क्या नाम था? विलियम क्रूक। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। ये तीनों लोग चौहानों को विदेशी बताते हैं कि चौहान बाहर से आए। विदेशियों में किससे बताते हैं? तो विदेशियों में वो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति शक जाति से है। किससे है? शक जाति से क्या बताते हैं? इनकी उत्पत्ति बताते हैं। भारत के अंदर कुछ विदेशी जातियों ने भी शासन किया है, जो कालांतर में हमारी संस्कृति के अंदर बहुत अच्छे से घुल मिल गए। हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, धीरे धीरे हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए। उन जातियों की जब मैं बात करूं तो हमारे सामने कुछ नाम आते हैं, जैसे शक, हूण, कुषाण जैसी जातियां भारत के अंदर शासन करने लग जाती है। और ये सब लोग कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति शकों से है। बेसिकली बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति तो कर्नल जेम्स टोड ही है। कर्नल जेम्स टोड अपनी किताब, कर्नल जेम्स टोड की 2 किताबें हैं, आप सभी लोग ने पहले कभी पढ़ा होगा कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर इसी का वो एक और नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब है इनकी ट्रेवल इन द वेस्टर्न इंडिया। वो उसमें लिखते हैं कि ये शक जाति से उत्पन्न हुए। विलियम क्रूक उनकी बुकों को पब्लिश करता था, तो ये भी इसी मत को लिख देता है। स्मिथ भी इन पर डिपेंड होकर यही बात लिखता है। कर्नल जेम्स टोड इनको शक जाति से बताता है। उसका बड़ा कारण क्या है? कर्नल जेम्स टोड इनको शकों से जोड़ देता है। उसका बड़ा कारण यह है कि कर्नल जेम्स टोड कहता है कि जो शक हैं, ये शक अग्नि को पवित्र मानते हैं। किसको?
तो अग्नि को पवित्र मानते हैं। मैं कहूंगा समानताएं क्या क्या है शक जाति में और चौहानों में, क्या क्या समानताएं बताई है कर्नल जेम्स टोड ने, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी समानताएं? तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि शक जाति अग्नि को पवित्र मानती है और राजपूत जातियां भी अग्नि को पवित्र मानती है। यज्ञ जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि हम लोग यज्ञ को कितना पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म में सारी जातियां यज्ञ को पवित्र मानती है। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि शक भी यज्ञ को पवित्र मानते हैं और राजपूत भी यज्ञ को पवित्र मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि शकों में भी सती प्रथा थी, राजपूतों में भी सती प्रथा थी। किसी महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देना सती प्रथा कहलाती है। हमने कहा ठीक है। फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि शक जो थे वो हथियारों की पूजा करते थे, राजपूत भी हथियारों की पूजा करते थे। हम आज भी पढ़ते हैं कि दशहरे के दिन हथियारों की पूजा की जाती है। तो क्या पढ़ेंगे अपन कि सब हथियारों की पूजा के आधार पर भी इसकी समानता मानी गई है। फिर चौथा पॉइंट, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं राजपूत भी शराब पीते हैं और शक जो जाति है वो भी शराब का सेवन बहुत अधिक करती है। इसके आधार पर इन समानताओं को देखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को मध्य एशिया की जातियों से जोड़ दिया। फिर मैं बताऊंगा कि एक इतिहासकार हुए जिन्होंने इस मत का क्या किया, विरोध किया। इस थ्योरी का विरोध किसने किया? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर तुम्हें पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस साहित्यकार ने चौहानों की विदेशियों से उत्पत्ति वाले मत का विरोध किया था? उस व्यक्ति का नाम था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कर्नल जेम्स टोड से राजस्थान हिस्ट्री लिखते समय जो जो गलतियां हुई, उन गलतियों को अगर किसी व्यक्ति ने ठीक किया तो उन व्यक्ति का नाम था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये सारी जो प्रथाएं हैं, चाहे वो मद्यपान हो, चाहे वो हथियारों की पूजा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो अग्नि को पवित्र मानना हो, ये तो हमारे राजस्थान में पहले से ही हुआ करती थी। हमें कालीबंगा से अग्निकुंड के सिद्धांत मिलते हैं, दैट मीन्स वहां पे यज्ञ किया जाता होगा। हमें तिलवाड़ा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। हमारे यहां पर तो बहुत पहले से यज्ञ किया जाता था साहब, शक तो बहुत बाद में आए हैं। अच्छा, सती प्रथा हमारे बहुत पहले से सती प्रथा थी। महाभारत काल में हमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। पांडु की पत्नी माद्री उनके पीछे सती हुई थी, नकुल और सहदेव की मम्मी। हथियारों की पूजा भी हमारे में पहले से। हो सकता है कि शक हम में से निकले हो, तो याद रखना है विदेशियों से उत्पत्ति कौन कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक और स्मिथ। जिसमें कर्नल जेम्स टोड कहता है कि उनकी उत्पत्ति शक जाति से हुई है। वो अग्नि को पवित्र मानते हैं, सती प्रथा, हथियारों की पूजा और मद्यपान जैसे समानताओं को देखते हुए कर्नल जेम्स टोड इनको शकों से जोड़ देते हैं। इस मत का विरोध कौन से इतिहासकार ने किया? तो ध्यान रखना है, इस मत का विरोध गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहूंगा कि आप लोग इस बात की तरफ विशेष ध्यान रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो थ्योरी हमें नजर आती है वो थ्योरी है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। कौन सी थ्योरी? तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति। कुछ कुछ एविडेंस चौहानों को ब्राह्मण भी बताते हैं। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरियां हैं, बाकी सारी थ्योरियां छोटी छोटी है। पहले अग्निकुंड की सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फायर अल्टार हम पढ़ चुके हैं। दूसरी विदेशियों से हम पढ़ चुके हैं। तीसरा
ब्राह्मणों से उत्पत्ति हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं ब्राह्मणों से उत्पत्ति होने वाले सिद्धांत की, तो मैं कहूंगा कि चौहानों में एक राजा हुआ सोमेश्वर। उसके टाइम में हमें एक अभिलेख मिलता है, बिजोलिया अभिलेख। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है भाई अपने बिजोलिया। तो बिजोलिया अभिलेख जो बेसिकली 1170 का अभिलेख है। कब का? 1170 ईस्वी का क्या है? अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें चौहानों की वंशावली प्राप्त होती है कि चौहान राजा कौन कौन कब कब बने। तो उस वंशावली के अंदर चौहानों का एक राजा है सोमेश्वर, सामंत चौहान। इस सामंत चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स ब्राह्मणों में एक टाइप होता है। ब्राह्मण खूब अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप लोग इस बात को समझोगे। त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, सांडिल्य गौड़, स्वागदीपीय। उसी प्रकार ब्राह्मणों में एक शाखा होती है वत्स। तो इसमें सामंत चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण लिखा है। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि अगर सामंत वत्स गोत्रीय है तो स्वाभाविक तौर पर सामंत के बाद जो राजा बने वो उसकी लीनेज में आए, वो उसके डिसेंडेंट्स हुए, उसके पुत्र, उसके पोते बाद में राजा बने होंगे। तो अगर ये ब्राह्मण है तो वो भी क्या है? ब्राह्मण है। इसी अभिलेख के आधार पर कुछ इतिहासकार अपने साहित्यिक पुस्तकों के अंदर इस बात को वर्णित करते हैं। कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं। जैसे मैं कहूंगा, एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। किताब लिखते हैं द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। किताब का नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इस किताब के अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि बिल्कुल साहब, मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं कि चौहान क्या है? ब्राह्मण है। और इस पुस्तक के अंदर वो चौहानों को क्या बता देते हैं? ब्राह्मण बता देते हैं। उसके बाद एक साहित्यकार हुए जिनका नाम था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन? गोपीनाथ शर्मा। वो भी इस बात को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं कि बिल्कुल चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। मैं एक बात की तरफ आपका विशेष ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि ये दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज से एक सवाल आपके पिछली बार के स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, जिसको आप फर्स्ट ग्रेड कहते हो, आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर वाला एग्जाम था, उसके अंदर 2022 वाले पेपर के अंदर जीके का क्वेश्चन था कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो उसका आंसर था डॉक्टर दशरथ शर्मा। अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ खूब बार। लेटेस्ट एग्जाम बताया मैंने, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 के एग्जाम में फिर वापस पूछ लिया जाएगा आपको। ध्यान रखें इस बात को। गोपीनाथ शर्मा। फिर मैं एक साहित्यकार को यहां पर और कंसीडर करना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा एक साहित्यकार है जिनका नाम है डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर। भंडारकर साहब भी कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही हुई है। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा एक राइटर हुए, अपने सिक्कर में एक जगह पड़ती है फतेहपुर, वहां के नवाब थे नियामत खान साहब। क्या नाम था? नियामत खान। बहुत अच्छे राइटर थे। तो कविताओं के अंदर अपना पेन नेम जान लिखा करते थे। पेन नेम का मतलब होता है
कि कविताओं के अंदर राइटर अक्सर अपना नाम अलग लिखते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि जयपुर के राजा प्रताप सिंह ब्रिजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे, अलवर के राजा बख्तावर सिंह चंद्रसखी और बख्तेश के नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो कविजान नियामत खान जान के नाम से कविताएं लिखते थे, इनके वजह से हमें इनको कविजान भी कहते हैं। इनकी भी एक किताब है कायम राशो। इस पुस्तक के अंदर वो अपने कायम खानी मुसलमानों के इतिहास के बारे में लिखते हैं, और वो जब अपने कायम खानियों के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि हम कायम खानी पहले चौहान थे, मुस्लिम आक्रांताओं के प्रभाव में मजबूरीवश हमें हमारा धर्म बदलना पड़ा था। तो वो जब चौहानों के बारे में लिखते हैं तो वो चौहानों की उत्पत्ति किससे बता देते हैं? ब्राह्मणों से बता देते हैं। बिल्कुल क्लियर। ब्राह्मणों को मैं एक बार वापस रिवाइज कराऊं तो 1170 का सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। इसके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर भी चौहानों को ब्राह्मण कहते हैं, और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण मानते हैं, डी.आर. भंडारकर इनको ब्राह्मण मानते हैं, कविजान नियामत खान अपनी पुस्तक कायम रासों के अंदर भी इनको क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। 3 थ्योरीज पढ़ी, मैं एक बार आपको सारी रिवाइज कराऊं तो अपने सबसे पहले थ्योरी ऑफ फायर अल्टार पढ़ा, अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा। मेनका चंद बरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासों के अंदर वो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ की अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न करते हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। मैंने कहा कि सूर्यमल मिश्रण और मुणोतनेन से भी इस बात का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। फिर हमने विदेशी पढ़ा तो हमने कहा कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और विलियम क्रूक इनको विदेशी बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड इनको शकों या सिथिनों से जोड़ देता है और वो कुछ समानताएं बताता है, जैसे मद्यपान, सती प्रथा, हथियारों की पूजा, अग्नि को पवित्र मानना। लेकिन गौरीशंकर ओझा उस मत का क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। फिर ब्राह्मण पढ़ लिया हमने, सोमेश्वर वाला बिजोलिया का अभिलेख 1170 का, और डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर और कविजान नियामत खान की किताब कायम रासो। अब हम इन दोनों फैक्टों में से बनने वाले क्वेश्चनों को उठाएं तो मैं पूछ रहा हूं कि किस अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है? वह कौन सा अभिलेख है जो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताता है? क्या वो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है? मैं कहूंगा नहीं, ये तो अपन आगे पढ़ेंगे जब सूर्यवंशी पढ़ेंगे। क्या वो हांसी वाला अभिलेख है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम चंद्रवंशी पढ़ेंगे। क्या वो बिजोलिया अभिलेख है? बिल्कुल हाँ साहब। कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया अभिलेख है। क्या वो सामोली अभिलेख है? नहीं नहीं, सामोली अभिलेख तो गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में, या हम कहें कि गुहिलों का कालक्रम निर्धारित करने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? वो सामोली अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर अगला क्वेश्चन कि किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मणों से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? Which following historian has considered the Chauhans to have originated from Brahmin dynasty? डायनेस्टी गलत लिखा है, यहां पर अपन सिर्फ ब्राह्मण्स लिखेंगे। तो मैं बात करूं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मैं कहूंगा नहीं। कनिंगम? नहीं नहीं, कनिंगम तो हमारे भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक थे। डॉक्टर सी.वी. वैद्य? नहीं 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 साहब, सी.वी. वैद्य भी नहीं कहे। भंडारकर? मैं कहूंगा हाँ। एज इट इज मेरे लाडलो, ध्यान देना, सेम का सेम सवाल आपको ऑप्शन में 19-20 का फर्क मिल जाएगा। बाकी ये का ये सवाल अपने कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, कौन सा एग्जाम? तो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम 2016 में जो हुआ था उसके अंदर यह सवाल एज इट इज पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना मानता है? डी.आर. भंडारकर। और मैं कहूंगा यह सवाल तो सिर्फ 2016 वाले इस पेपर में नहीं, कई बार ब्राह्मणों वालों में से सबसे ज्यादा सवाल ही किसी का पूछा गया है तो भंडारकर का पूछा गया है। पुराने पेपर्स को आप देखते हो तो आपको उसके अंदर 2016 के अंदर जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ है उसके अंदर हमें यह सवाल देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा इतिहासकार चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से मत का विरोध करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। विच हिस्टोरियन अपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ
चौहान फ्रॉम फॉरेनर्स, क्या वो सूर्यमल मिशन है? इज इट मुनोत नैणसी? क्या वो सीवी वैद्य है? क्या वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है? नहीं भाई, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, मुनोत नैणसी और सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन तो नहीं है बिल्कुल भी। मुनोत नैणसी नहीं भाई, ये दोनों तो अग्निकुंड वाली बात का सपोर्ट कर देते। सीवी वैद्य नहीं, ये तो खजर जाति से बताते। गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या करते हैं? इस मत का विरोध करते हैं जो कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और विलियम क्रूक ने दिया था। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं कहूंगा कि 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो अपन ने पढ़ी। अब कुछ थ्योरीज की और बात करें जो थ्योरीज जनरली चलती है, उन थ्योरीज के बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं आपको कहूंगा कि जितनी भी राजपूत जातियां हैं वो खुद को सूर्य से और चंद्रमा से जोड़ती है। वो खुद को या तो सूर्यवंशी मानते हैं या फिर चंद्रवंशी मानते हैं। मैं सूर्यवंशी वाले मत की बात करूं तो मैं कहूंगा कि सूर्यवंशी एक तो एक अभिलेख बताता है, वो था विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। मैं इस अभिलेख की बात करूं तो इसमें चौहानों को राम के वंशज बता दिया गया है कि चौहान है वो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि भगवान राम खुद सूर्यवंशी थे। उसके आधार पर हम चौहानों को भी क्या कहते हैं? सूर्यवंशी कहते हैं। कौन कौन लोग इस बात को मानते हैं? तो जयानक अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अंदर इस बात का सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल साहब ये बात बिल्कुल सही है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो विदेशियों वाले मत का विरोध कर रहे थे वो इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। एक राइटर हुए नयन चंद्र सूरी, इनकी एक किताब है हमीर महाकाव्य। वो इस किताब में कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी हैं। एक राइटर हुए जिनका नाम था पद्मनाभ, तो पद्मनाभ अपनी किताब कानड़ दे प्रबंध में, कौन सी किताब? कानड़ दे प्रबंध में चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। ध्यान रखना, सूर्यवंशी कौन कौन कहता है? तो पृथ्वीराज चतुर्थ का अभिलेख इनको सूर्यवंशी कहता है। जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय इनको सूर्यवंशी कंसीडर करती है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी कंसीडर करते हैं। नयन चंद्र सूरी अपनी पुस्तक हमीर महाकाव्य में इनको सूर्यवंशी कहते हैं। पद्मनाभ अपनी पुस्तक कानड़ दे प्रबंध के अंदर भी इनको क्या मानता है? सूर्यवंशी मानता है। ध्यान रहेगी बात, बिल्कुल ध्यान रहेगी सर। आगे बढ़ते हैं फिर। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? सवाल ही आ गया लो तुम्हारे लिए। ब्राह्मणों से? मैं कहूंगा नहीं। ब्राह्मणों से तो बिजोलिया अभिलेख, नियामत खान साहब, दशरथ शर्मा, भंडारकर साहब, गोपीनाथ जी। बोला हाँ बिल्कुल नहीं है। विदेशियों से? नहीं नहीं, विदेशियों से वही बता रहा है जो खुद विदेशी है। एक तो सीधा सीधा ट्रिक से समझ जाओ कि ज्यादा ब्राह्मण किसमें है? सारे ब्राह्मण उधर ही, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, ये सब लोग, डी आर भंडारकर, ये सारे ब्राह्मणों से जोड़ते हैं। ज्यादा विदेशी किधर? वो सारे विदेशियों से जोड़ते हैं। सूर्यवंशी, हाँ बिल्कुल। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको क्या कहते हैं? सूर्यवंशी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे
चंद्रवंशी। किसकी बात करेंगे? चंद्रवंशी के चौहान जो हैं वो चंद्रवंशी हैं। तो मैं कहूंगा दो अभिलेख, एक तो आबू से एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का नाम है अचलेश्वर अभिलेख। अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख है, उसके अंदर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। सेकंड जो है वो चौहानों में एक राजा हुए थे अपने पृथ्वीराज सेकंड, उन्होंने 1167 के अंदर हरियाणा में एक जगह पड़ती है हांसी, वहां पर अभिलेख लगाया। कौन सा अभिलेख? हांसी अभिलेख। कहां से प्राप्त हुआ? हमें हरियाणा से प्राप्त हुआ सर, बिल्कुल। कब का अभिलेख है? तो 1167 का अभिलेख है। किसने लगवाया था ये? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने लगवाया था, पृथ्वीराज सेकंड का लगवाया हुआ अभिलेख है। ये दोनों के दोनों अभिलेख चौहानों को क्या बताते हैं? चंद्रवंशी बताते हैं। फिर चौहानों की उत्पत्ति खज्र जाति से बताई जाती है। कौन सी जाति से? खज्र जाति से चौहानों की क्या बताई जाती है? उत्पत्ति बताई जाती है। कश्मीर के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर खज्र जाति रहती थी प्राचीन भारत के समय में। तो कौन बताता है खज्र जाति से? तो भाई साहब अपने सीवी वैद्य। अब क्या होता है कि हम लोग सीवी वैद्य याद करते हैं और एग्जामिनर तुम्हें नाम लिख के देता है चिंतामणि, विनायकन वैद्य। तो ध्यान रखना है, सीवी वैद्य इनको किन से मानते हैं? खज्र जाति से मान लेते हैं। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति मालवों से। किससे? मालवों से उत्पत्ति। मालव भी एक जाति होती है। पहले मालव अपने पंजाब के क्षेत्र में रहा करते थे, बाद में जब उधर आक्रमण ज्यादा होने लग गए तो नीचे की तरफ बढ़े। अपने जयपुर टोंक वाले क्षेत्र में अपन लोग मालव जनपद पढ़ते हैं, नगर टोंक जिनकी राजधानी है, रेड से उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, वही मालव जनपद यहाँ पर रहे काफी समय तक। फिर यहाँ से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ चले गए, नीमच, रतलाम, मंदसौर वाला यह क्षेत्र मालवा कहलाता है। तो वही मालव है। मालव जाति से क्या मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई है। कौन कहेगा? तो वही विग्रहराज चतुर्थ वाला अभिलेख, सेम अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, इनको क्या कह देता है? मालव कह देता है। मैं कहूंगा कि ये जो मालवों वाली उत्पत्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली जो चीज ज्यादा पॉसिबल नजर आती है वो चीज कौन सी है? तो वो चीज मालवों से उत्पत्ति है। अगली क्लास में जब भी अपन कल वाली क्लास में जब विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करेंगे, इस अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, तो अपन मालवों वाली बात पे खूब सारा सा क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। फिर और सारी सी बात करूं तो मैं कहूं कि कुछ एविडेंस हमें कहते हैं कि चौहान इंद्र के वंशज हैं। क्या कहते हैं? कि चौहान इंद्र के वंशज हैं। कौन से एविडेंस हमें ये बात कहते हैं? तो इंद्र के वंशजों को जब हम कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे कि नाडोल का एक राजा हुआ था जिसका नाम था रायपाल। नाडोल के रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, पाली में एक जगह पड़ती है सेवाड़ी, उसने वहां पर एक अभिलेख लगवाया और उस अभिलेख के अंदर वो चौहानों को क्या कहता है? तो वो चौहानों को इंद्र के वंशज कहता है साहब। नाडोल पाली में जगह पड़ती है, वहां का एक राजा हुआ था रायपाल और उसका सेवाड़ी नामक स्थान जो पाली में जगह पड़ती है वहां पर क्या लगवाया? अभिलेख लगवाया। 3 फैक्टर पढ़े हमने, यहां पर 3 फैक्ट पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा चंद्रवंशी, तो मैंने कहा आबू का अचलेश्वर वाला अभिलेख इनको चंद्रवंशी कहता है। फिर मैंने कहा पृथ्वीराज सेकंड का जो हांसी अभिलेख है 1167 का, वो भी चंद्रवंशी कहता है।
फिर हमने कहा कि चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न कौन बताता है, तो सीवी वेद्य, चिंतामणि विनायकन वेद्य। फिर हमने कहा मालवों से उत्पत्ति कौन कौन बताता है, तो विग्रहराज चतुर्थ वाला अभिलेख मालव बताता है। और इंद्र के वंशज कौन कंसीडर करता है, तो नाडोल के रायपाल का सेवाड़ी वाला अभिलेख जो पाली जिले में जगह स्थित है वो वाला अभिलेख इनको क्या कहता है, विदेशी कहता है। निम्नलिखित को मिलान करना है, अपने को कुछ ऑप्शंस दिए गए, चंद्रवंशी, विदेशी, इंद्र के वंशज, खज्र जाति, इधर लिखा सीवी वेद्य, सेवाड़ी अभिलेख, स्मिथ और अचलेश्वर अभिलेख। अब सीवी वेद्य क्या कहते हैं, तो सीवी वेद्य कहते हैं साहब खज्र जाति है, तो एक को किससे मिलाएंगे, 4 से मिला ले, ठीक है। सेवाड़ी अभिलेख तो इंद्र के वंशज, तो 2 को किससे मिलाएंगे, 3 से, तो देखो 1 4 से, तो ऑप्शन आउट करेंगे, तो 1 4 से किस में नहीं है, ए में नहीं है, चलो हटाओ। डी में भी 1 4 से नहीं है, चलो हटाओ। फिर 1 4 किस में, बी में और सी में, चलो बी वाला देखते हैं। बी 3 में कहां मिला है, यहां तो नहीं मिला है, इसको भी हटा दो, यहां चलो सी सही हो रहा है अपना। फिर सी को यानी इंद्र के वंशज सेवाड़ी अभिलेख हो गया। विदेशी कौन कहता है, तो स्मिथ क्या कह देता है, इनको विदेशी कह देता है। फिर खज्र जाति क्या होता है, तो चंद्रवंशी हो जाएगा। अचलेश्वर अभिलेख तो क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। आई बात समझ में। सीवी वेद्य खज्र जाति, सेवाड़ी अभिलेख इंद्र के वंशज, स्मिथ विदेशी और अचलेश्वर अभिलेख कहां से बताता है, चंद्रवंशी से बताता है। जब भी ऐसे मिलान करने वाले सवाल आते हैं तो ऑप्शनों को एक्सप्लेनेट कर दिया करो, ऑप्शनों को हटा दिया करो कि जो ऑप्शन पहले में गलत हो रहा है उसको हटाओ, ताकि अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, वरना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खाते हैं। जैसे अपने शुरू के 2 मिलने से ऑप्शन अपने आप में सी करेक्ट हो गया। फिर आगे बात करेंगे चौहान राज संस्थापक। चलो संस्थापक से पहले अपन कुछ और बातें करेंगे। जैसे मैं कहूं कि चौहानों का प्रारंभिक स्थल कौन सा रहा, चौहानों का ओरिजिन पैलेस कौन सा रहा, प्रारंभिक स्थल की बात करूंगा, या अपन इसको इंग्लिश में ओरिजिन पैलेस कहेंगे, कि चौहान शुरू में कहां पर रहे थे। तो ऐसा मानते हैं कि चौहान शुरू में अपने सांबर में रहे थे। कहां रहे थे, सांबर में रहे थे। सांबर को अपन साकंबरी भी कहते हैं, सांबर को अपन सपादलक्स भी कह सकते हैं। चौहान प्रारंभ में कौन से क्षेत्र में रहे थे, तो सांबर में रहे थे। इनकी राजधानी कौन सी रही थी प्रारंभ में, तो हम बात करेंगे इनकी राजधानी अहिछत्रपुर रही थी। कहां पर, अहिछत्रपुर रही थी। अहिछत्रपुर अपन किसको कहते हैं, नागौर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, अहिछत्रपुर कहते हैं। ध्यान रखना, चौहान प्रारंभ में कहां रहे थे, सांबर रहे थे। और इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी जगह पर रही थी, तो प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर या नागौर रही थी। आई ना बात समझ में। राजधानी तो आप समझते हो, जैसे राजस्थान बड़ा सा क्षेत्र है पूरा, मेन हेडक्वार्टर कौन सी है, तो अपने जयपुर। भारत इतना बड़ा देश है तो मेन हेडक्वार्टर कौन सी है, आपके दिल्ली है। ओरिजिन वाली बातें आपके माइंड में क्लियर हुई। अब अपन बात करेंगे आगे बढ़कर कि चौहानों की शाखाएं, मैं कहूं इंपॉर्टेंट रूप से इस बात की तरफ ध्यान देना है, चौहानों की शाखाएं मेरे वाले इंडेक्स की तरफ ध्यान देना है। ब्रांचेज ऑफ चौहान्स, चौहानों की शाखाएं कौन कौन सी रही। हमने मान लिया साहब प्रारंभ में वहां रहे थे, फिर वहां से कहां कहां गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत शानदार अपन इंडेक्स बना के उन चीजों को यहां पर पढ़ने वाले हैं। आपको अच्छे से उन बातों को ध्यान रखना है और ये इंडेक्स हमेशा अपने साथ में, अपने पास में रखना है, कॉपी के पहले पेज पे चिपका कर, कि कहीं से भी संस्थापक का, ईयर का और किस में से निकले वो सवाल पूछे तो अपना क्या हो जाए, सही हो जाए। मैं बात करूंगा इसकी, तो मैं कहूंगा सबसे पहले हम कहेंगे कि सबसे पहले जो चौहान हमें दिखाई दिए वो चौहान थे सांबर के। कहां के, सांबर के चौहान। इन सांबर वालों में से एक ब्रांच निकली
और पाली में एक जगह पड़ती है नाडोल। कौन सी जगह? नाडोल। वो नाडोल चले गए। इन नाडोल वालों में से एक ब्रांच निकली और वो ब्रांच यहां से जालोर चली गई। कहां चली गई? जालोर चली गई। ये सांबर वाले चौहान ही अजमेर आए। कहां आए? अजमेर। अजमेर वाले ही रणथंबोर। कहां? रणथंबोर। नाडोल पाली में जगह पड़ती है, यहीं से और एक ब्रांच निकली नाडोल वालों में से, और वो ब्रांच चली गई बूंदी। कहां? बूंदी। इन बूंदी वालों में से ही एक शाखा निकली और वो शाखा आपके चली गई कोटा। कहां पर? कोटा। इन जालोर वाले में से एक ब्रांच निकली और वो ब्रांच चली गई आपके सिरोही। कहां चली गई? सिरोही। यही बात करेंगे कि कौन कौन से संस्थापक हैं और कब कब इनकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। मैं बात करूंगा सांबर की, तो मैं कहूंगा सांबर का जो संस्थापक रहा था उस व्यक्ति का नाम था वासुदेव। कब की थी स्थापना? तो 551 ईस्वी में। अजमेर, तो मैं कहूंगा अजमेर जो व्यक्ति लेके आया उनका नाम था अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज, जिनके लिए जैनक बेहद खूबसूरत लाइनें कहता है कि ये वो राजा थे जिन्होंने इस पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। वो अजयराज। अजमेर की स्थापना 1113 में की थी। अजमेर शहर इन्होंने ही बसाया था, अजयराज। इनके नाम से अजयमेर और बाद में अपभ्रंश होते होते क्या बन गया था? अजमेर बन गया था। रणथंबोर, तो मैं कहूंगा पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र गोविंदराज अपने चाचा हर्राय के साथ विवाद होने के बाद रणथंबोर चला गया और रणथंबोर के अंदर 1194 ईस्वी में चौहान वंश की क्या रखी? नींव रखी। शाखाओं के संस्थापक ध्यान रखने, संस्थापकों में से खूब सारे से सवाल पूछे जाते हैं, एक झटके में कैसे सोल्व किए जाते हैं वो समझिए। ये इंडेक्स हमेशा दिमाग में रखनी है। मैं अक्सर बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि इंडेक्सिंग बहुत जरूरी होती है। थ्योरी में पैराग्राफिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैराग्राफिंग का करने की कहां जरूरत है? क्योंकि पैराग्राफिक मेंटली बर्डन क्रिएट करते हैं। इंडेक्सों में चीजों को समझने की कोशिश किया करो। इतनी सारी चीजें लाइनों में लिखोगे तो मुश्किल से याद होगी आपको। बात करेंगे नाडोल की, तो नाडोल में जो संस्थापक रहे थे उन व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। कब? तो 960 ईस्वी। कौन सा साल? 960 ईस्वी। फिर बात करेंगे जालोर, तो मैं कहूंगा जिस व्यक्ति ने जालोर की स्थापना की उनका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल। नाडोल के राजा अहलान के पुत्र थे कीर्तिपाल। इन्होंने 1181 के अंदर नाडोल के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी। बूंदी, तो मैं कहूंगा बूंदी में एक व्यक्ति थे देवा। देवा ने चौहान वंश की नींव रखी थी 1241 में। बूंदी में से ही एक स्टेट निकला कोटा, तो मैं कहूंगा कोटा का संस्थापक माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। कब? तो शाहजहां के सपोर्ट से 1631। राजस्थान में 2 रियासतें बनी इस साल, एक सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और एक सबसे कोटा में से, बूंदी में से अलग करके कोटा बनाया गया। दोनों रियासतें शाहजहां ने बनाई थी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। सिरोही जब जालोर का अंत हो गया तब एक रियासत बनी सिरोही 1311 ईस्वी में, और यहां पर जो संस्थापक था उस व्यक्ति का नाम था लुम्बा। क्या नाम था? लुम्बा। अब कहीं कहीं ब्रांचों के
अलग अलग नाम भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैं कहूं कि जालोर के जो चौहान है वो सोनगरा हैं। कौन से चौहान? तो सोनगरा ब्रांच है, चौहानों की एक शाखा है, उस शाखा का क्या नाम है? सोनगरा शाखा। जैसे मैं बात करूंगा बूंदी और कोटा में जो शाखा है वो है हाड़ा। कौन सी शाखा है? हाड़ा शाखा है। जैसे मैं बात करूं सिरोही, सिरोही में जो शाखा है वो शाखा है देवड़ा। कौन सी शाखा है चौहानों की? देवड़ा शाखा है। ध्यान रखिए, चौहानों की ब्रांचेज हैं, आप आराम से इस बात का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस ब्रांच को आप अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हो, जिससे आपको इजी पढ़ने में बहुत सारी सी क्या होगी? मदद होगी। आगे की क्लास में अपन खूब सारी सी आगे की बातें पढ़ने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। अपन बहुत इजी तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और ध्यान रखिए अपन खूब अच्छा लेवल का पढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है। हमने आपको थ्योरी और साथ साथ में जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हाथों हाथ ही सोल्व करवाया है, ताकि पहले के एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए आप उनको ढंग से क्या कर पाओ? सोल्व कर पाओ। अपन ने आज चौहानों की उत्पत्ति पढ़ी, अपन ने अलग अलग सिद्धांत पढ़े। जैसे मैं आपको बताऊं कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हमने सबसे पहले अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा, जो चंद्रबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया गया था। उसके अंदर चंद्रबरदई इनको गुरु वशिष्ठ की अग्नि के यज्ञ के अग्नि से उत्पन्न होया हुआ बताते हैं। सूर्यमल मिशन और नैन्सी सपोर्ट करते हैं। फिर हमने विदेशी पढ़ा, तो हमने कहा कि कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और विलियम क्रूक। जेम्स टोड इनको शकों से और सीतेनों से जोड़ते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका विरोध करते हैं। फिर हमने कहा ब्राह्मण, तो हमने कहा सोमेश्वर का 1170 का जो बिजोलिया अभिलेख है वो इनको क्या मानता है? ब्राह्मण। डी.आर. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टी विशेष ध्यान रखनी है, और कविजान नियामत खान की पुस्तक कायम रासो भी इनको ब्राह्मण बताती है। सूर्यवंशी तो विराट चतुर्थ का अभिलेख, और जैनक की किताब पृथ्वीराज विजय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कानड़देव प्रबंध, नयनचंद्र सूरी की किताब हमीर महाकाव्य भी इनको क्या बताती है? सूर्यवंशी बताती है। चंद्रवंशी हमने कहा आबू का अचलेश्वर अभिलेख, और पृथ्वीराज सेकंड का 1167 का जो हांसी अभिलेख है वो इनको चंद्रवंशी बताता है। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख इनको इंद्र के वंशज बताता है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख मालवों से भी बताता है। मैंने कहा खज्र जाति से सीवी वैद्य बताते हैं इनको। वो सारी भी उत्पत्ति की अपन ने सारी बातें की। फिर हमने प्रारंभिक स्थल पढ़ा, तो हमने कहा सांबर, और इनकी प्रारंभिक राजधानी कोई जगह रही थी तो वही छत्रपुर नागौर थी। फिर हमने इनकी ब्रांचेज पढ़ी, तो हमने सांबर पढ़ा, हमने नाडोल के संस्थापक पढ़े और साल पढ़े, हमने जालौर पढ़ा, जालौर में से सिरोही निकला है, नाडोल में से बूंदी और कोटा निकला है, हमने उसकी बात की है। सांबर में से अजमेर और रणथंभौर निकला है, हमने उसकी बात की है। आप सब लोग जुड़े रहिएगा। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके लिए समर्पित है। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग जुड़ना नहीं भूलें। कल शाम को इसी समय अपन यहीं पे मिलेंगे, तो आप आज वाला बिल्कुल रिवाइज करके आना। अगेन आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं बरदादी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।